नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी, आपका इंग्लिश टीचर, लेके आया हूं दोस्तों एसएससी का बूस्टर डोज। ये जो बूस्टर डोज है दोस्तों, लगातार चलते चले जा रहा है दोस्तों। कंजंक्शन पढ़ा, प्रेपोजिशन पढ़ा, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी। क्या कह रहे हैं आप पहली बार एसएससी के बूस्टर डोज पे आए दोस्तों, फिर तो आप प्लेलिस्ट को सर्च करिए हमारे चैनल पे। नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, कंजंक्शन से, टेंसेस से, जहां से हो सके एरर्स फिलर्स हम लोग ने करवा लिए हैं। अभी मैं इंग्लिश का लेके आया हूं दोस्तों क्लोज टेस्ट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों ये जो क्लोज टेस्ट है, ये एक्चुअली एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभिन्न अंग है। ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, मिस नहीं होता है। 5 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन। मैं एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, आज स्पेशली मैं एसएससी में आए हुए क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर, यानी आज और अगले दिन, मतलब 2 वीडियोस हम लोग बनाएंगे जिसमें हम करीब करीब पिछले वर्षों के 20 क्लोज टेस्ट, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, 20 क्लोज टेस्ट सॉल्व करवाएंगे। मजा ही आने वाला है आप लोगों को। बेसिक बता दूं, क्लोज टेस्ट में कुछ चीजें बहुत बेसिक हैं। पहला, फॉर्मेट। दोस्तों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। एक पैराग्राफ आपके एग्जाम में आएगा, उस पैराग्राफ में से 5 या 10 वर्ड्स निकाल लेते हैं। एसएससी की बात करूं स्पेशली तो 5 वर्ड्स वो निकाल लेते हैं, ब्लैंक निकाल देते हैं, खाली स्थान लगा देते हैं उसकी जगह पे, और उसके नीचे ऐसे 5 क्वेश्चन और हर एक के अंदर 4-4 ऑप्शन देते हैं कि आप बताइए पहले वाले ब्लैंक में कौन सा वाला वर्ड फिट करना है, दूसरे वाले ब्लैंक में कौन सा वाला वर्ड फिट करना है। ऐसे वर्ड्स फिट करने हैं, दैट्स इट। तो ये बेसिक चीज है, एक बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको क्लोज टेस्ट का शेयर किया। अब आगे की तरफ बढ़े कि क्लोज टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, एग्जाम में आएगा। दूसरा, प्री में आएगा, मेंस में आएगा। तीसरा दोस्तों, ये नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक से अलग है। वहां पे एक सिंगल लाइन दे दी, वो नहीं आए तो दूसरी लाइन दे दी, नहीं आए तो तीसरी लाइन दे दी। लेकिन यहां तो क्लोज टेस्ट है दोस्तों, आगे से आगे किसी ना किसी प्रकार से वो कनेक्टेड रहेगा। एक ब्लैंक का दूसरे ब्लैंक पे फर्क पड़ सकता है, इंपैक्ट पड़ सकता है। उस ब्लैंक के आगे वाला वर्ड, ब्लैंक के पहले वाला वर्ड, ये बहुत मैटर करेंगे। आमतौर पे 2 प्रकार के फिलर्स आते हैं क्लोज टेस्ट के अंदर, 1 प्रेपोजिशन, अदर इज वोकैबुलरी। 4 ऑप्शन वोकैबुलरी के अनुसार आगे पीछे दे रखे होंगे आपको, तो आपको वर्ड को देखना पड़ेगा। और दूसरा प्रेपोजिशन, आगे मतलब प्रेपोजिशन ही पूछा है आपसे, कौन सा प्रेपोजिशन लगाएं निम्न 4 ऑप्शन में से। मुख्यतः मैंने जो देखा है, आपको वो जो ब्लैंक के आगे वाला वर्ड है वो आपको अंदेशा दिखाएगा कि यहां पे ये वर्ड फिल किया जा सकता है। कई बार ऐसा होगा, आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पहले ब्लैंक में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा लगाएंगे, दूसरे ब्लैंक में नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, और दूसरे से तीसरे तक पहुंचने के बीच में कुछ ऐसा इंग्लिश का वर्ड आया जिससे क्लियर हो गया, तो आप ये ध्यान रखिए बैक ट्रैक करना पड़ सकता है। यूं नहीं कि साहब पहले में ए और बी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो लगा दिया, नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। आप आराम से पुट करके देखिए, ये नहीं तो वो, नहीं तो अगर फाइनल नहीं हो पा रहे तो आगे बढ़िए, अगले ब्लैंक, उसके अगले ब्लैंक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट, क्लू जरूर मिलेगा जो ये बताएगा कि आपको कौन सा वर्ड फिट करना है। कभी भी असमंजस में ना पड़े। और ऐसा कोई नियम नहीं है दोस्तों कि क्लोज टेस्ट शुरू किया है तो खत्म करना जरूरी है, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करने जरूरी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, कोई नियम नहीं है। तो आपको जितने क्वेश्चन बनते हैं, आपसे जितने क्वेश्चन होते हैं, आप उतने ही करिए। विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप जितने करेंगे ना दोस्तों, उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आपसे 2 होते हैं 2 करिए, 3 होते हैं 3 करिए, 5 होते हैं 5 करिए, ये बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों क्लोज टेस्ट को कैसे करना है, कहां क्या चीज को ध्यान रखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन एक बेस्ट टेक्निक है। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो जो ऑप्शन काम के नहीं है उन्हें हटाते जाओ। मैं जो आज क्वेश्चन करवाऊंगा इसको और डिटेल में समझाऊंगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन क्या है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा बात मैंने कर ली है, बहुत ज्यादा बातों की बात नहीं है। अब सीधा चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन करेंगे हम आज के वीडियो में, कम से कम 10 क्लोज टेस्ट में लेके आया हूं और सारे क्लोज टेस्ट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और मजे की बात, मुख्य बात, ध्यान रखने की बात,
दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है, कुछ सीजीएल के हैं, कुछ जीडी के हैं, कहीं ना कहीं के हैं, लेकिन एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व करवाया है। तो क्या आप तैयार हैं? ये लीजिए, ये जो पेपर है दोस्तों वैसे एसएससी 2018 का है, लेकिन एग्जाम जो है दोस्तों 4 जून 2019 में हुआ था। कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, वीडियो सोल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे हम देखेंगे एन इटालियन मेयर, एक इटली का मेयर था, हैज बीन क्लीन कर रहा था द स्ट्रीट्स, वो साफ कर रहा था स्ट्रीट को, अलोंग विद द काउंसलर्स का मतलब होता है जो पार्षद होते हैं वो के साथ, देयर टाउन, आफ्टर देयर टाउन डैश। अभी यहां पे हमें देखना है आफ्टर देयर टाउन डैश विद नो मैनुअल वर्कर्स, वहां मैनुअल वर्कर्स नहीं थे, इट्स रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया गया। तो आफ्टर देयर टाउन हैज लेफ्ट, लीव्स, वॉज लेफ्ट, वॉज लीविंग, देखेगा टाउन वॉज लीविंग विद, टाउन छोड़ रहा था, टाउन लीव्स, टाउन छोड़ता है, टाउन हैज लेफ्ट, टाउन ने छोड़ दिया, टाउन वॉज लेफ्ट। दोस्तों एक बहुत सिंपल सी कहानी है, पैसिव हमको बनाना है। ये पैसिव वॉइस के अनुसार कह रहा था कि जो टाउन है वो लेफ्ट विद नो मैनुअल वर्कर्स, वो के पास यानी टाउन के पास कोई मैनुअल वर्कर नहीं था। कुल मिला के इन तीनों से तो एक्टिव सेंटेंस बनेगा, हमें पैसिव चाहिए था, टाउन के पास कोई भी मैनुअल वर्कर नहीं था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। इन फैक्ट डैश वॉज स्वीपिंग, कुछ स्वीपिंग यानी झाड़ू लगा रहा था। द पियाजा, पियाजा का मतलब होता है एक घर का बरंडा, आगे का जो चौक होता है या जो मार्केट प्लेस होता है इटली का, उसको पियाजा कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च, इन फैक्ट डैश वॉज स्वीपिंग, ही वॉज स्वीपिंग, शी, दे, इट। यहां पे देखेगा मेयर आया है, हैज बीन आया है, अलोंग विद आया है, तो एक्चुअली बेटर ये रहता है कि हम मेयर का कहना माने, पहली बात। दूसरी बात, वॉज आया है तो वॉज के लिए दे तो लगा नहीं सकते हम। एक्चुअली कई लोग सोचेंगे कि भाई बहुत सारे लोग हैं स्वीप कर रहे थे, दे आना चाहिए, लेकिन मेयर आया है, मेयर के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। सो फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा। चर्च के लिए देखते हैं दोस्तों, द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च इन प्रिपरेशन ऑफ मार्केट डे। कौन सी? लोकल चर्च, नेक्स्ट चर्च, नेबर चर्च, नियर चर्च। नियर यानी पड़ोस वाली, नेबर पड़ोस वाली, नेक्स्ट यानी अगली, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। पिछले के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लोकल, लोकल यानी स्थानीय चर्च, क्योंकि मेयर है स्थानीय है, चर्च है वो भी लोकल है। कौन सा? मार्केट डे के प्रिपरेशन के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है। डैश द डिप्टी मेयर्स फादर एंड टाउन काउंसलर आर्म विद द हाई प्रेशर होज, और साथ में ये सब थे। कौन थे? डिप्टी मेयर के फादर भी थे, टाउन काउंसलर आर्म विद हाई फोर्स। क्या? ऑल्सो, अलोंग, ऑल्सो द, अलोंग द, एज वेल एज द, अलोंग साइड। अलोंग साइड यहां पे साथ में आएगा कि उनके साथ साथ ये लोग भी थे, या तो अलोंग साइड आ जाए, अलोंग विद आ जाए, ऐसा कुछ ना कुछ आना चाहिए। सो बेटर आंसर है 4। आगे देखते हैं। द टाउन जेरफिल्यूज, टाउन का नाम भी दे रखा है, लास्ट डैश रिटायर हो गया 6 महीने पहले, एंड नोबडी हैज बीन हायर्ड, और उसकी जगह पे हायर्ड भी नहीं किया है। कौन दोस्तों? वर्कर। काउंसलर को हायर नहीं करते, मेयर को नहीं करते, मेंबर को नहीं करते। एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने देखा कि उनके पास मैनुअल वर्कर नहीं थे, यानी जो लास्ट वर्कर था 6 महीने पहले छोड़ दिया था या रिटायर हो गया था, और उसकी जगह हायर नहीं हुआ था। वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर ब्लॉक्ड बाय ब्यूरोक्रेसी। मेयर ने ऐसा कहा, हम तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ, हमारे हाथ बंधे हैं। एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर एक हमने यहां समाप्त किया। यहां मैं लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2018 का एक पेपर जो एक्चुअली एग्जाम हुआ था 6 जून 2019 को। चलिए लिए चलते हैं उस क्लोज टेस्ट पे। दोस्तों यहां कह रहा है कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया, भारत की साइज का 3 गुना है। डैश इज पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन केवल 26 मिलियन है। हम यहां कहना चाह रहे हैं कि वो भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन क्योंकि यहां पे ओनली शब्द लगाया है, इन सब में जो लेकिन है, भाई इसलिए तो होगा नहीं, अंटिल जब तक नहीं, क्योंकि ऐसा है नहीं। बहुत क्लियरली वो कह रहा है। आप खुद सोचिए, 26 मिलियन पॉपुलेशन है, इस कारण से भारत की 3 गुना साइज है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। द एवरेज डैश ऑफ द पॉपुलेशन, एवरेज डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी,
कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी। आगे देखिएगा 3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में केवल 3 लोग, क्या होती है दोस्तों ये डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं घनत्व, कि वहां का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी ये कह रहा है, एवरेज डेंसिटी जो पॉपुलेशन की है वो ये है। फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार दोहराव होना, कंसिस्टेंसी यानी कोई चीज लगातार चलना, और क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी चीज की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है दोस्तों। डैश क्या कह रहा है, लेस देन 3 पर्सन, एक 3 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, डैश कनाडा, इनटू कनाडा, कनाडा के अंदर, ऑन कनाडा, कनाडा के ऊपर, इन कनाडा, कनाडा में, एट कनाडा, कनाडा। मतलब वो जनरल वे में कह रहा है कि कनाडा में 3 किलोमीटर की बात कर रहा है, कि 3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन कनाडा। चलिए दोस्तों आगे कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब आप खुद समझ ले 1 किलोमीटर में केवल 3 लोग हैं, इज हाईली डैश, डिफरिंग है, अलग अलग है, इनफ्रीक्वेंट है यानी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है, अनइवन है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बहुत ही अनइवन है। कैसे पता चलेगा, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी। 80% ऑफ द पीपल जो हैं डैश इन अ नैरो बेल्ट, मतलब जो 80% लोग हैं वो तो नैरो बेल्ट में रहते हैं, जो कि केवल 300 किलोमीटर वाइड है, अलोंग द सदर्न बॉर्डर, जो हमारा दक्षिण का जो बॉर्डर होता है उस तरफ की बात कर रहा है। पूरी रेस्ट ऑफ द कंट्री इज वेरी स्पार्स पॉपुलेशन, स्पार्स यानी बहुत ही रेयर, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड, क्योंकि वहां सर्दी बहुत ज्यादा है। इससे मुझे पता चलता है कि जो अनइवन हमने वहां सेट किया था बिल्कुल परफेक्ट था। बस अब ये देखना है कि 80% जो लोग हैं वो कहां रहते हैं, लिव इन, रहते हैं, रिमेन यानी बचे हुए हैं, सर्वाइव यानी जिंदा रहते हैं, सबसिस्ट यानी कि यहां जो वर्ड आएगा वो सिर्फ आएगा लिव। तो यहां हमने देखा एक पैसेज जो एग्जाम में खुद ही आया है, एसएससी का, किस लेवल का आया है आपको पता चल जाएगा। दिस इज द लेटेस्ट लेवल टिल नाउ। दोस्तों 2017 8 अगस्त का एक पेपर है जो यहां कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन में आपको दूंगा। चलिए लिए चलता हूं क्वेश्चन पे। द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया। दोस्तों एसएससी की खास बात है शुरुआत में ही ब्लैंक दे देता है, और शुरुआत में ब्लैंक जो है थोड़ा सा कठिन होता है समझने में, क्या कहना चाह रहा है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, लेसन ऑफ एनर्जी। लेसन अगर आप यहां देखें तो लेसन जो वर्ड लिखा है LESSEN है, लेसन यानी कम करना, और लेसन ON वाला जो होता है वो होता है पार्ट। तो हम यहां कहना चाह रहे हैं आर मेट फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। सोर्सेज आर मेट कैसे हो जाएगा, अवेलेबिलिटी आर मेट कैसे हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स आर मेट। ध्यान से देखेगा, ये वर्ड हमें यहां पे क्लिक करवाएगा। ऐसे ही पैसेज आपके एसएससी के अंदर क्लोज टेस्ट का रूप लेते हैं। तो आपको समझना ये क्या कह रहा है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है। द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल, नेचुरल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। मोस्ट क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, वाइटल यानी सबसे ज्यादा जरूरी चीजें, इनसिग्निफिकेंट यानी बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। महंगी तो फिर सारी उसने देख ली, तो महंगी कैसे होगा, एक्सपेंसिव यानी महंगा। तो ये कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज है एनर्जी के वो है कोल, नेचुरल, हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम बात करें फायरवुड, काउ डंग केक्स, यानी क्या कह रहा है, वो जो फायरवुड लकड़ी से जो जलाते हैं, काउ डंग केक का मतलब है जो गाय पोटा करती है उसकी बात कर रहे हैं, एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा डैश नॉन कमर्शियल। अब ये नॉन कमर्शियल हो जाता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अदर हैंड फायरवुड की बात कर रहे हैं, काउ डंग की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल वेस्ट की बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली आपको बताऊं तो यहाँ पे सारे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों एलिमिनेट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सारे जो वर्ड्स है ना उसमें SES लगा है, और SES लगता है जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो SES लगता। यहाँ पे तो फायरवुड की बात की है, काउ डंग की बात की है, वेजिटेबल वेस्ट की बात करी है। आपको क्या समझना है वो ध्यान से देखेगा। ये एग्जैक्टली एग्जाम का पेपर है, मैंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। मैं चाहता तो शायद आपको S हटा के देता, लेकिन ऐसा एग्जाम में ही आया है तो उसी से हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों ये सब कंबाइन तो नहीं हो रहे, ये सब मिक्स तो नहीं हो रहे। कोलैबोरेट का भी मतलब मिक्स होना,
तो ये तो मिक्स हो ही नहीं रहे। कंस्टिट्यूट, इनसे बनता है, क्या बनता है? नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनसे आपकी वो बनती है जिसे हम कहते हैं नॉन कमर्शियल। चलिए दोस्तों आगे देखिए, हम कह रहे हैं वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश डिमांड। नीड डिमांड का मतलब है डिमांड चाहिए उनको, मीट डिमांड, शेड डिमांड, रेस्ट डिमांड। रेस्ट हो जाती है, शेड यानी गिराना, कम कर देना। ये कह रहा है मीट डिमांड, वो डिमांड करती हैं। कोल इज द डैश सोर्स। कोल जो है वो कैसा सोर्स है? स्मॉलेस्ट सोर्स, हार्डेस्ट सोर्स, लार्जेस्ट सोर्स, हेवीएस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है, लार्जेस्ट सोर्स है, वो है कोल की बात कर रहा है, कोयले की बात कर रहा है। तो यहां हमने देखा एसएससी का एक पैसेज, एसएससी का एक क्लोज टेस्ट जो आपको डेफिनेटली महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको इससे लेवल का, वोकैब का और कई सारी चीजों का पता चलता है। ये जो क्लोज टेस्ट दोस्तों 2017 8 अगस्त को जो शिफ्ट थर्ड में हुआ था, उस पेपर की बात कर रहे हैं। चलिए लिए चलते हैं आपको इस क्वेश्चन पे सीधा। लिटरेचर इज अ डैश थ्रू विच अ पर्सन। लिटरेचर कुछ है। यहां पे मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि एसएससी के अंदर शुरुआत में ही वो ऐसा वर्ड रख देगा जो आपको एक्चुअली सोचने पे मजबूर करेगा। वो कह रहा है लिटरेचर एक बेस है जिससे कि पर्सन कन्वे करता है, एक माध्यम है जिससे कि वो कन्वे करता है, एक सोर्स है, एक सब्जेक्ट है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थ्रू विच अ पर्सन कन्वेज हिज आइडिया, अपने आइडिया को आगे पहुंचाता है। कन्वे यानी लोगों तक पहुंचाना, ट्रैवल करना, पहुंचना। तो दोस्तों एक माध्यम है। बेस यानी आधार, सोर्स यानी स्रोत, सब्जेक्ट यानी विषय। ये कोई भी विषय की बात नहीं हो रही है, वो कहना चाह रहा है एक माध्यम है। चलिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है वो देखिएगा, जिससे कि वो आइडियाज लोगों तक पहुंचाता है टुवर्ड्स, और प्रोटेस्ट या फिर वो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? कोई चीज का बहिष्कार करना, कोई चीज का ओपोज करना। तो दोस्तों प्रोटेस्ट करता है डैश डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। जो हमारा समाज है उसके कई सारे नॉर्म्स, कई सारे विषयों पर, कई सारे ऐसे पहलुओं पर वो उसको अपोज करता है। प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप अगेंस्ट कर रहे हो, याद रखना आप किसी के खिलाफ हो, ऑपोजिशन में हो, ये ध्यान रखना, विरोध में हो। चलिए दोस्तों आगे देखिए क्या कह रहा है, द वर्ड्स दैट डील विद अ डैश। अब ये कह रहा है जो बहुत सारे वर्ड्स यानी शब्दों की बात कर रहा है जो डील करते हैं डैश इशू आर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर। लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिटरेचर का मतलब है साहित्य, हमारा पैसेज साहित्य ओरिएंटेड है। तो ये कह रहा है कि वो कौन से इशू हैं? ब्रॉड इशू, अ ब्रॉड इशू, इनसेंसिटिव इशू, मॉरल इशू या इकोनॉमिकल इशू। दोस्तों सभी तरह के इशू हो सकते हैं, तो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक और इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ब्रॉड इशू की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम समाज की बात कर रहे हैं, तो मॉरल इशू की बात कर रहे हैं। जो वर्ड्स हैं दैट डील विद अ मॉरल इशू, जो नैतिक इशू हैं, आर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस हैं इस साहित्य के अंदर। दे आर डैश विद अ पर्टिकुलर, दे आर ब्रॉट, लाए जाते हैं, फाउंडेड, उन्हें फाउंड किया जाता है। दोस्तों यहां फाउंड का मतलब खोजना नहीं है, फाउंड यानी एस्टैब्लिश करना, कोई चीज को बिल्कुल स्थापित करने की बात हो रही है। रिप्रेजेंटेड विद, उनको बताया जाता है, बतौर प्रस्तुत किया जाता है। रिटन यानी लिखा जाता है। मुझे लग रहा है लिटरेचर की बात हो रही है, साहित्य की बात हो रही है। रिटन वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटेड है। ये और ये भी हो सकते थे लेकिन नजदीक के आंसर है। बेस्ट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? बिल्कुल रिटन। चलिए दोस्तों आगे, तो वो रिटन लिखे जाते हैं पर्टिकुलर पर्पस के साथ, इन ऑल, इन हैंड, इन माइंड, इन टोटल। दिमाग में कुछ स्पेशल पर्पस को ध्यान में रखते हुए लिखे जाते हैं। इन माइंड आ जाएगा। तो दोस्तों यहां देखा एक छोटा सा हमारा क्लोज टेस्ट, लेकिन कितना महत्वपूर्ण बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 अगस्त 2017 फर्स्ट इफ का ये क्लोज टेस्ट है दोस्तों। ये कहना चाह रहा है जॉब परफॉर्मेंस इज डैश बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जॉब परफॉर्मेंस, जॉब की जो आपकी परफॉर्मेंस है उसे कई सारे फैक्टर्स से देखा जा सकता है। अफेक्टेड, इज अफेक्टेड यानी उस पर प्रभाव पड़ता है। इफेक्टेड आमतौर पे वर्ब का रूप नहीं लेता है। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब है उस पर प्रभाव डालना, और मेजर्ड यानी उसे मापा जाता है। अभी हम एक्चुअली मापने की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए परफॉर्मेंस जो है अफेक्टेड या मेजर्ड, दोनों में से एक। फर्स्ट और फोर्थ में एक बार के लिए उसे सेव एंड नेक्स्ट नहीं करके हम सोचते हैं कि उसे एक बार के लिए
वहां मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। यहां पे मोटिवेशन केवल मात्र जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। डज नॉट लीड, मुझे ऐसा लगता है कि मेजर की बात नहीं कर रहा है, वो अफेक्ट की बात कर रहा है। मेजरमेंट यानी तो मापने की बात होती कि भैया परफॉर्मेंस का क्या मापदंड होगा, ये तो कह रहा है कैसे प्रभाव डाला जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आगे उसने मोटिवेशन की बात की है। पता चला आपको किस तरीके से हम पिछले वाले मतलब आगे जाके हम पिछले वाले पे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, जो एबिलिटी यानी सक्षमता है आपकी और जो टेक्नोलॉजी है, मॉडरेट्स द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मॉडरेट बना देती है बिटवीन, कैसे, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, एक तो परफॉर्मेंस को और एक मोटिवेशन को। द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, जितना ज्यादा एबिलिटी और मोटिवेशन होगा, द डैश द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, उतना ही लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा दोस्तों, हायर ही होगा। क्योंकि परफॉर्मेंस का लेवल लार्जर नहीं हो सकता, कम तो बिल्कुल नहीं होगा, स्मॉलर नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा मोटिवेशन करोगे उतना ही, तो यहां भी हायर आया है, यहां भी हायर ही आ सकता है। ये मत सोचें कि पहले हायर आ गया तो फिर हायर नहीं आ सकता, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वैसा ही होगा। हाउएवर, लेकिन इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एंड डैश लेवल एन सर्टेन एंड डिजायर्ड, ये तो वैसे ही खत्म हो गए। इंक्रीज्ड लेवल और ऑप्टिमल, वो कह रहा है कि ऑप्टिमल लेवल से अगर बढ़ा भी दोगे, यानी जितना हमें चाहिए उससे बहुत ज्यादा भी कर दोगे, शायद उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है। टेंस टू डैश अ डिसफंक्शनल रिजल्ट, उससे रिजल्ट खराब हो जाता है। डिसफंक्शनल रिजल्ट यानी जैसा नहीं चाहिए, खराब हो गई चीज, उसकी बात कर रहा है। तो डिड्यूस यानी लेकर आता है, इंट्रोड्यूस यानी प्रस्तुत करता है, प्रोड्यूस क्योंकि रिड्यूस यानी कम करना। डिड्यूस तो एज अ डिडक्शन उसका रिजल्ट होता है, हम कह रहे हैं प्रोड्यूस, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है दोस्तों, कैसा, डिसफंक्शनल यानी जो काम का नहीं है वैसा। बिकॉज, क्यों, इट इज डैश बाई एन इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी, उसमें एक प्रकार की उत्सुकता, एंजाइटी भी साथ में जोड़े होती है, इट इज साथ में होती है। अबंडेंट यानी बिल्कुल ही उसे बहिष्कार कर देना। अकंपनीड मुझे लगता है कि साथ में होती है। अमेलगमेटेड यानी बिल्कुल मिक्स हो जाती है। एफिलिएटेड भी नहीं होगा, कुल मिला के अकंपनीड हो जाएगा। सो फाइनली फिफ्थ का आंसर आएगा 2। यहां हमने देखा दोस्तों एक पैसेज जो क्लोज टेस्ट का रूप लेता है, वो क्लोज टेस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, उसकी एक एक चीज, एक एक वर्ड को हमने समझा, कैसे कनेक्ट किया है वैसे समझा, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम के लेवल का आइडिया लगा। चलिए और भी इस तरह के वीडियोस आप देखेंगे इसी सीरीज के अंदर। यहां पे कह रहा है लैंग्वेज दे से, ऐसा वो कहते हैं, इज द डैश थ्रू विच ह्यूमन बींग्स परसीव, परसीव यानी देखना, किसे, द वर्ल्ड, दुनिया को देखते हैं। तो दुनिया को हम किस चीज से देख सकते हैं, लेंस से देख सकते हैं। रिसोर्स, कोई भी तरह के सोर्स से देख सकते हैं। दोस्तों सोर्स और रिसोर्स दोनों ही नहीं आएंगे। टेलीस्कोप से देख सकते हैं, बट मुझे लगता है टेलीस्कोप से दूर की चीजें नजदीक देखी जाती है। लेंस यानी वो आंख का लेंस है। लैंग्वेज वो लेंस है जिससे कि हम दुनिया को देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा पहला लाइन था। इफ सो, अगर ऐसा है तो इंग्लिश परहैप्स मोस्ट डैश लेंस है, डिस्टॉर्टिंग लेंस है, डिस्टर्बिंग लेंस है, यूजफुल लेंस है और पॉपुलर लेंस है। मुझे लगता है कि यूजफुल तो शायद नहीं आना चाहिए, बाकी क्या आ सकता है, मुझे लगता है यहां पे अगर ऐसा होगा तो मार्क फॉर द रिव्यू, मार्क फॉर द रिव्यू का मतलब है हम एक बार तो सोचेंगे कि क्या करना है, पहले आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक आगे नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता ना कि वो यूजफुल की बात कर रहा है या डिस्टॉर्टिंग की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। इट हैज डैश अ क्रॉस आइड व्यूज, इसने क्रॉस आइड व्यूज लेके आया है, बीस्ट का, फिश का, फोल का, इसका। तो अब वो क्या चीज कहना चाह रहा है, अकंपनीड अक्रॉस, उसके साथ है। अकंपनीड तो बाय या विद होना चाहिए, वो नहीं है। एक्सरसाइज यानी उसने इस प्रकार का अभ्यास किया है। परपैचुएटेड और अनडेटेड दोनों करीब करीब सिमिलर वर्ड है। परपैचुएटेड का मतलब है कोई चीज को लगातार अनवरत चलने देना। अनडेटेड यानी बाधाओं के होते हुए भी वो आगे बढ़ते रहना। तो मुझे लगता है कि परपैचुएटेड बेटर वर्ड है, कि उसने लेके आया है और बहुत लंबे समय से क्रॉस आइड व्यूड, क्रॉस आइड व्यूड यानी जो एकदम सही व्यू नहीं है। और मुझे लगता है क्रॉस आई व्यू के कारण हमारे आंसर पिछला वाला मिल जाएगा। क्रॉस आइड का एक्चुअल अगर मीनिंग बताऊं तो भेंगा होना,
महंगा होना मतलब क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आना, या देखना कुछ नजर कुछ आना। तो यहां पे मुझे लगता है पिछले वाले वर्ड में डिस्टॉर्टिंग बहुत ही क्लियर वर्ड लग रहा है मुझे कि डिस्टॉर्टिंग व्यू है, क्योंकि दोस्तों डिस्टॉर्टिंग होगा तभी तो यहाँ पे क्रॉस आइड आएगा, यानी चीजें खराब करके रख दी हैं, डिस्टॉर्ट कर दी हैं, जो नॉर्मल चल रही है उससे हटके, उससे अलग, उसको कहते हैं डिस्टॉर्टिंग। तो यहां पे हमने सेकंड और थर्ड दोनों देख लिए दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द वेरी वर्ड, जो ये सेम वर्ड है, वेरी का प्रयोग कब करते हैं? जब उसी वर्ड पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना है। यही वाला जो वर्ड होता है ना, यही वाला, उसको इंग्लिश में कहते हैं वेरी वर्ड। एनिमल कैन डैश द ब्रूटिश, इसका मीनिंग ब्रूटिश हो सकता है, सेंसुअल हो सकता है। कोई चीज, कोई इंसान में एनिमल आ गया, ऐसा नहीं कहते कि वो तो जानवर की तरह है। तो जो एनिमल वर्ड है उसके लिए कह रहा है बहुत ही ब्रूट हो सकता है, बहुत ही विध्वंसकारी हो सकता है। तो क्या कोनोट यानी उसका मीनिंग होना, इंप्लाई करना, रेक्टिफाई यानी उसे सही करना, ट्रबल यानी परेशान करना, अंडरस्टैंड यानी हमें समझना, हमें नहीं समझना है, उसका मीनिंग ये निकल के आता है। यानी वो कह रहा है एनिमल का मीनिंग जो निकल के आता है ब्रूटिश और सेंसुअल के फॉर्म में निकल के आता है। एनिमल डैश इंप्लाई, और ये जो इंप्लाई वर्ड है इससे यहां क्लियर हो जाता है कि कोनोट बिल्कुल सही था। कोनोट और इंप्लाई करीब करीब सेम है। एनिमल डैश ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग की बात कर रहा है, कैसे? बेसनेस और वल्गैरिटी। अब ये वल्गैरिटी और बेसनेस, यानी बेसनेस का मतलब है बहुत ही नीचे दर्जे का, निम्न दर्जे का। वल्गैरिटी यानी नॉट वेरी सिंपल, बहुत वल्गर है। वल्गर यानी अच्छा नहीं है, बुरा होने का सेंस आ रहा है। तो एनिमल क्या? एनिमल जेस्चर्स। एनिमल के जेस्चर्स की बात तो नहीं हो रही होगी। जेस्चर का मतलब होता है हमारा हाथ हिलाना, हमारा किसी प्रकार से संकेतिक, जो जिसे हम कह सकते हैं उसे जेस्चर कहते हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट, मुझे लग रहा है कि एनिमल की जो स्पिरिट है, एनिमल की जो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है दोस्तों? एनिमल इंस्टिंक्ट, उसका मीनिंग समझिए कि अंदर से जो बुरी भावना है, एनिमल की प्रकार की जो भावना आ रही है, वो अपने आप में वल्गैरिटी और जो निम्न दर्जे की बात है वो कह देता है। तो एनिमल वर्ड का मीनिंग ही बदल दिया है, जानवर को अलग ही सेंस दे दिया है भाषा ने, यानी लैंग्वेज ने। ये पैसेज इसके बारे में था। डेमोक्रेसी शुड डैश डिग्निटी, डिग्निटी आनी चाहिए। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज में उच्चता, उसको कहते हैं डिग्निटी। तो कह रहा है ऑफ द इंडिविजुअल, इंसान की, प्रत्येक अलग अलग इंसान की, अलग अलग लोगों की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि अलग अलग लोगों की डिग्निटी लानी चाहिए। कैसे? शुड बिल्ट। अब देखिएगा दोस्तों, शुड के बाद मुझे सेकंड फॉर्म तो चाहिए ही नहीं, अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। कीप यानी रखना, सपोर्ट यानी उसको सपोर्ट करना, मुझे लगता है एंश्योर। वो कहना चाह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है दोस्तों? डेमोक्रेसी का मतलब है प्रजातंत्र। तो जो ये प्रजातंत्र है, ये इंडिविजुअल यानी इंसान की, एक एक इंसान की इंडिविजुअलिटी को, ऐसा जो डिग्निटी है उसकी, जो उसकी उच्चता है, वो एंश्योर करे, सुनिश्चित करे। बिल्कुल ऐसा कहना चाह रहा है ये। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? इट शुड ऑल्सो एम, और उसका एम, उसका एक और लक्ष्य होना चाहिए, एट द डैश गुड्स, गुड ऑफ ग्रेटेस्ट डैश। अच्छा गुड मतलब कैसा गुड दोस्तों? समझना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट गुड, ऑफ द ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, हैवीएस्ट भारी नहीं होगा। लार्जेस्ट गुड का मतलब है अच्छे से अच्छा, जो बड़े से बड़ा गुड हो सकता है, जो किसी चीज का अच्छा हो सकता है। ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या आना चाहिए ग्रेटेस्ट में, वो देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट पीपल, ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल। यहां पे हमें समझना पड़ेगा गुड ऑफ ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल, यानी हर इंडिविजुअल की बात हो रही है। बट यहां ग्रेटेस्ट के साथ इंडिविजुअल जो है वो शायद बेटर ना हो के ग्रेटेस्ट नंबर। वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे से अच्छा, उच्च से उच्च मिले, ऐसा होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? ऑपोजिशन पार्टी जो है, ऑपोजिशन पार्टी शुड डैश द रॉन्ग प्लान्स, रॉन्ग प्लान्स के खिलाफ कुछ बोले, पॉलिसीज, डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, जो गवर्नमेंट पावर में है उसके लिए कुछ बोले। तो वो कह रहा है शुड डैश, शुड रिलाई ऑन, यानी उनको भरोसा करना चाहिए। शुड अगेंस्ट, अब शुड अगेंस्ट कोई वर्ब ही नहीं है तो कैसे काम बैठेगा? सपोर्ट करना चाहिए जो गलत प्लान्स हैं उनको। शुड ऑपोज, भाई ऑपोजिशन का काम क्या है? जो विरोधी दल के नेता है वो विरोध करें, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो उनका विरोध करना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। आगे देखिए तो गवर्नमेंट शुड कैटर, और जो ये तो विरोधी ने बता दिया, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शुड कैटर टू द, उनको लेके आना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, टू द डैश नीड्स, कौन सी वाली नीड्स? ऑफ द पीपल टू मेक इट्स पोजीशन सॉलिड। अपनी पोजीशन को सॉलिड करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए दोस्तों? जेन्युइन नीड्स होना चाहिए। बाकी तो मियर यानी केवल
इमोशनल नीड्स और लग्जूरियस नीड्स ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहा है वो। सिर्फ विलासिता की बात नहीं करेंगे हम, वो कह रहा है जो उसकी एक्चुअल जेन्युइन एक्चुअल नीड्स हैं, जो बिल्कुल सही नीड्स हैं, उसके लिए कुछ लेके आना चाहिए। तो यहां जेन्युइन आ जाएगा। चलिए यहां पे हमारा एक और क्लोज टेस्ट 2017 के एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर का समाप्त होता है। दोस्तों ये कह रहा है द मोड ऑफ एक्शन, जो एक्शन का मोड होता है ना, आर डैश इन साइंस एंड रिलीजन, साइंस और रिलीजन, साइंस यानी विज्ञान, रिलीजन यानी धर्म। और वैसे बचपन से मैं सुनता आया हूं धर्म और विज्ञान की आपस में लड़ाई है, किसी ना किसी बात को लेकर, कोई ना कोई चीज को लेकर अलग अलग है। तो हमें देखना है दोस्तों, सिमिलर तो नहीं आना चाहिए, डिफरेंट लग रहा है, इक्वल बराबर है और रेलेवेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। साइंस रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट, साइंस जो है एक्सपेरिमेंट यानी कोई ना कोई तरह का प्रयोग करेगा, उस पर रिलाय करता है, रिलाय यानी कि भरोसा करना। वेयर इज रिलीजन, रिलीजन यानी धर्म जो है इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, वो किसी न किसी प्रकार के अनुभव पर आधारित है। बेस्ड यानी आधारित, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, अनुभव पर आधारित है। तो अब हमें यहां समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं वो डिफरेंस शो कर रहा है, डिफरेंस शो कर रहा है, तो आंसर सेकंड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है, एनी रिलीजियस डैश वेदर। अब रिलीजियस आया दोस्तों, मुझे लगता है कि रिलीजियस एक्सपीरियंस की ही बात कर रहा होगा, क्योंकि धर्म जो है वो अनुभव के आधार पर है। तो यहां बेस्ट आंसर तो ये लगता है, फिर भी आगे बढ़ लेते हैं, भले ही वो क्राइस्ट का अनुभव हो या रामकृष्ण का हो, इस पर्सनल, एक तो वो खुद का है, स्वयं का है, पर्सनल है, यानी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस बेटर वर्ड है। थॉट, देखो फेस्टिवल और एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं होगा, थॉट से बेटर वर्ड है कि कोई भी ऐसा जो एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रहा है। एक तो वो पर्सनल है, और वो कैसा है, वो सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट है, इररिलेवेंट यानी काम का नहीं है, सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आगे देखिए, साइंस ऑन द अदर हैंड मार्क्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी, साइंस में ऑब्जेक्टिविटी है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, तो पहली तरफ क्या हो जाएगा, यहां पे सब्जेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्टिव का मतलब है स्वयं का, खुद का, सो पर्सनल एंड सब्जेक्टिव वर्ड कनेक्ट भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। थ्योरी हैज टू बी कोरॉबोरेटेड, थ्योरी यानी जो पूरा थ्योरी वाला पार्ट है वो साथ में होना चाहिए। कोरॉबोरेटेड का मतलब है कोई ना कोई इसका जुड़ाव होना चाहिए, किससे, बाय डैश प्रूफ, कौन सा, इनटैंजिबल जो नजर नहीं आ रहा है, ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी है, यूनिक जो अनोखा है, टैंजिबल जो नजर आ रहा है, जो दिख सकता है आपको, ऐसा कुछ थ्योरी पार्ट के साथ टैंजिबल प्रूफ होना चाहिए। प्रोवाइडिंग मटेरियल कंफर्ट्स, जो मटेरियल कंफर्ट्स के साथ। द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, जो विज्ञान में आगे रहने वाले हैं, जो आगेवान हैं, डो नॉट एंड इन नॉलेज, वो एंड में तो खत्म नहीं होते, सॉरी नॉलेज में तो खत्म नहीं होते, बट आर डैश टू द फॉर्मेशन, बट आर क्या, इंप्लाइड टू, एसोसिएटेड विद होता है, डेजिग्नेटेड, एक्सटेंडेड, मुझे लग रहा है वो आगे बढ़ जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अप्लायंसेस ऑफ एक्चुअल, वो वहीं पे नहीं रुकते, वो और आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं साइंस कहाँ अप्लाई हो सकती है वहां की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां हमने देखा एक पैसेज एक क्लोज टेस्ट का जब रूप लेता है, वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा वर्ड कैसे फिट बैठेगा, और ऑप्शन में से एलिमिनेशन कैसे करना है, ये होगा। आखिरी वाले का आंसर बता देता हूं आपको, 4 होगा। दोस्तों ये कह रहा है करप्शन इज अ डैश, करप्शन कुछ है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार क्या है, विच हैज बीन स्प्रेड, फैल चुका है, इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल, गलत लोगों के दिमाग में, ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के गलत लोगों के बीच में। दोस्तों हैवक यानी डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, हैवक यानी डिस्ट्रक्शन है, जो मुझे लगता है नहीं ये होना चाहिए, करप्शन विध्वंस नहीं होना चाहिए। पॉइजन है जो फैल चुका है, पॉल्यूटेंट है जो फैल चुका है, ग्रास रूट तो एडजेक्टिव है, एकदम निचले तबके का, ग्रास रूट एकदम जमीनी स्तर की बात कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों गलत लोगों के दिमाग में जा चुका है, पॉइजन यानी खराब करना, उसको खत्म कर देना। मुझे लग रहा है कि पॉल्यूटेंट जो उनको एक्चुअली बर्बाद कर रहा है, उनकी चीजों को खराब कर रहा है, पॉल्यूशन लेके आ रहा है, एक पॉल्यूटेंट के रूप में ले रहा है, तो पीपल ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी एंड, किस तरह की बात कर रहा है वो देखना है दोस्तों। सोसाइटी यानी समाज, कम्युनिटी यानी समाज, और दोस्तों मुझे लगता है सबसे नजदीक ये होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, यूनिवर्स तो ब्रह्मांड हो गया, कंपनी बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों में मुझे लगता है कि आपको चूज करना है। करप्शन यानी जो भी हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो एक्चुअली एक नेशन टू नेशन प्रॉब्लम है, हर नेशन का अपना एक करप्शन है। इंटर नेशन या इंटर कंट्री मुझे लगता है बहुत ज्यादा इतनी बड़ी प्रॉब्लम करप्शन को लेकर नहीं हो सकती है।
तो मेरा आंसर तो ये है, अगर कोई चीज आगे कनेक्ट होती हुई मिली कि जिससे हम शायद उसे बदल पाए, चेंज कर पाए, तो हम देखेंगे, अदरवाइज इसको आंसर यही रखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज मिस ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जो पब्लिक के रिसोर्सेज हैं उसका गलत प्रयोग है। जस्ट फॉर गेटिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए, सम डैश एडवांटेज टू फुलफिल। अभी देखना है किस तरह के एडवांटेज की बात कर रहा है। लिटिल विश, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सम फ्रूटफुल, अब ये एडवांटेज उस आदमी के लिए तो फ्रूटफुल हो सकते हैं। विशफुल यानी जो इच्छा है उसकी बात कर रहा है। फेवरेट तो बिल्कुल नहीं होगा यहां पे, क्योंकि हमें फेवरेट एडवांटेज की बात करें। सही वर्ड मुझे लगता है अनफेयर होना चाहिए। यहां लगता तो है कि फ्रूटफुल एडवांटेज होने चाहिए, लेकिन वो एडवांटेज गलत एडवांटेज है, वो अनफेयर हैं, चीटिंग वाले हैं। तो यहां पे जो बेटर आंसर है दोस्तों वो ये हो जाएगा, अनफेयर एडवांटेज अपनी छोटी छोटी विशेष को पूरा करने के लिए। इट इज कंसर्न, उसकी चिंता किस बात पर है, विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज। एक तो जो जरूरत नहीं है उसकी बात कर रहा है, गलत प्रयोग होना चाहिए किस चीज का, ऑफ बोथ पावर एंड, या तो वो अपने पावर का या फिर अपनी पोजीशन का। मुझे लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होना चाहिए, पावर एंड ग्रोथ तो नहीं होगा। स्टेटस, अब मुझे लगता है कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टेटस की बात कर रहा है। दोस्तों स्टेटस का वर्ड यूज लेते हैं किसी इंसान के ओहदे की, पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट वर्ड है वो पोजीशन होगा। मतलब स्टेटस जनरली क्या होगा, एक वेल्दी आदमी है, एक अमीर आदमी है, उसके स्टेटस, और उस स्टेटस का वो गलत पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। करप्शन की बात हो रही है तो बेटर वर्ड क्या आएगा दोस्तों, पोजीशन। बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, वेदर वो गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो। इट अफेक्ट्स, वो प्रभाव डालता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, किसकी, एक राष्ट्र की। और यहां इससे मुझे बहुत क्लियर समझ में आ जाता है कि ये जो नेशन है वो कंट्री के लिए आया था। यानी फर्स्ट वर्ड जो हमने कंट्री किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इन ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं की बात कर रहा है वो, किस तरह से, लाइक सोशली डैश पॉलिटिकली, वो इमोशनली की बात कर रहा है, किसी के इमोशन की बात कर रहा है नहीं, मैनुअली यानी स्वयं करने की बात कर रहा है, साइंटिफिकली सोशली के साथ कनेक्ट नहीं होगा, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकली यहां पे उनकी बात कर रहा है, राजनीति को लेकर कह रहा है। इसलिए जो करप्शन का जो ये बेसिक सा जो आपका क्लोज टेस्ट हमने देखा, बहुत टफ लेवल का नहीं कहेंगे, लेकिन 5 नंबर कैरी करता है एसएससी के प्री के, और वो भी अंग्रेजी के, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कह रहा था त्रिकोणासन, जो ये त्रिकोणासन है उसकी बात कर रहा है, और ट्रायंगल, ट्रायंगल पोज यानी त्रिकोणासन, शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है योगासन की तरफ ले गया है ये पैसेज। स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, उकसाना, कोई चीज की तरफ प्रेरित करना, उत्प्रेरण। फंक्शन ऑफ द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी का फंक्शन को प्रेरित करता है। एंड डैश अ लेटरल साइड, और एंड, अब देखिए जैसे यहां पे मुझे समझना पड़ेगा कि यहां पे स्टिमुलेट्स आया है एज अ वर्ब, तो यहां ये वर्ब आया है, तो मुझे लगता है गिवन, गेव, टू गिव, ये सभी के सभी गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इसे कहते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब क्या है, त्रिकोणासन स्टिमुलेट करता है एंटायर बॉडी को और देता है, क्या देता है वो बाद में देखेंगे, बट गिव्स आ जाएगा। चीजों को समझिएगा, पैरेललिज्म को समझिएगा, एक तरफ स्टिमुलेट्स आया है तो दूसरी तरफ गिव्स ही आएगा। चलिए आगे लिए चलते हैं दोस्तों। गिव्स अ लैटरल साइड स्ट्रेच, त्रिकोणासन अगर आप करेंगे तो लैटरल, एक तरफ की साइड को स्ट्रेच भी देगा, प्रोवाइड करेगा टू द स्पाइन, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसकी बात कर रहा है। इट हेल्प्स, यहां पे फिर देखें दोस्तों, हेल्प करेगा आपको, यह जो त्रिकोणासन है हेल्प करता चला जाता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रैक्टिस दिस, एंजाइटी यानी उत्सुकता, तो इसको प्रैक्टिस करते जाइए। ध्यान से देखिए, एस लगा है, प्रैक्टिस एज अ वर्ब, अभ्यास करना, अभ्यास अगर होता, प्रैक्टिस अगर होता तो उसमें सी आता। तो कह रहा है प्रैक्टिस दिस आसन, इस आसन की प्रैक्टिस करते रहें एवरी डे, प्रतिदिन, एंड यू विल, दोस्तों विल आया है, विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यू विल गेनिंग, यू विल गेन, यू विल गेन, यू विल टू गेन। तो आपको यहां समझना है कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। चलिए आगे देखते हैं वो क्या गेन करेंगे। स्ट्रेंथ इन एंकल्स, आपके एंकल्स यानी एड़ियों में, थाइज यानी आपके पैरों के ऊपर जो जांग होती है उनकी, नीज यानी घुटनों में, हिप्स यानी पीछे का भाव, काव्स यानी जो पैर के पीछे का भाव, हैमस्ट्रिंग्स, सभी जगह आपको स्ट्रेंथ मिलेगी।
ऑल स्टैंडिंग पोजेस, जितने भी सारे खड़े पोजेस हैं, वो क्या करते हैं, डैश द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जो हमारा हार्ट का सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, उसको देता है। अब देखिएगा पोजेस, पोजेस यानी प्लूरल है, जो स्टैंडिंग जितने भी पोस्चर्स हैं, स्टैंडिंग खड़े रहने की जो स्थिति है, पोजेस यानी स्थितियां हैं, वो बिल्ड करती हैं दोस्तों, पास्ट में बिल्ड करेंगी, टू बिल्ड बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्डिंग बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्ड करती हैं, क्या करती हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को। सो द मोर यू डू इट, जितना ज्यादा तुम करोगे, द डैश योर स्टेमिना, स्टेमिना भी होगा, क्या ज्यादा करोगे तो बेहतर होगी चीजें। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, टू गुड आएगा नहीं। यहां पे समझना है दोस्तों, यहां पे लिखा है द मोर द डैश द कंपैरेटिव, इसे कहते हैं पैरेलल कंपैरेटिव, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। तो द बेटर योर स्टेमिना विल बिकम, आपका स्टेमिना बेहतर हो जाएगा। द एम इज नेवर टू ओवरडू, इसको ज्यादा नहीं करना है, बट टू एंगेज रेगुलरली, लेकिन उस पे एंगेज रेगुलरली रहो, आप रेगुलर करते रहो, रेगुलरली डैश दैट, इफ दैट, ऑफ दैट, सो दैट, जिससे कि यू गेट स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल ओवर टाइम, आप स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम कर पाओ, ऐसा कहना चाह रहा है। सो दैट, जिससे कि। तो यहां हमने देखा एक बहुत ही बेहतरीन पैराग्राफ, जिसे हमने क्लोज बनाया। एग्जाम में दोस्तों ऐसी ही चीजें आती हैं और यही हमें करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन करते चले जाइए और आपका क्लोज टेस्ट होता चला जाएगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।